आदित्याय नमः। विष्णुपुरा में धनानंद की सेना अत्यधिक मात्रा में, वहां का शासक भी दुर्बल है, इसलिए उस प्रांत में प्रवेश लेना हमारे लिए सरल नहीं होगा। ओम सावित्रे नमः। केवल पारसपुरा को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों का यही हाल है। ओम आरक्य नमः। पारसपुरा राज्य के शासक जगत जला पर धनानंद को पूर्ण विश्वास है। जगत जला किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पूर्व उसका समाधान धनानंद को उपलब्ध कराता है। जगत जला धनानंद का विश्वास पात्र है। ओम भास्कराय नमः। अर्थात पारसपुरा हमारे लिए छिपने का सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। कदाचित वहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा, परंतु यदि एक बार प्रवेश मिल गया तो हम वहां सुरक्षित रह सकते हैं। क्या हुआ बहन निशुंबा? क्या तुम्हारी छठी इंद्री तुम्हें यहाँ किसी के होने का आभास करा रही है? महाराज धनानंद ने जिन्हें हमें ढूंढने के लिए भेजा है, तो इस तरफ की दिशा में छिपे बैठे हैं वो लोग। सब अलग अलग दिशा से होकर पारसपुरा प्रांत पहुंचो। ये सुनिश्चित किया जाए प्रांत में किसी भी महल, किले, व्यवसाय या व्यापार में किसी भी प्रकार की नव नियुक्ति ना हो, और यदि कोई इसके लिए प्रयास करे तो उसकी सूचना तुरंत भगतपति सम्राट धनानंद को दी जाए। महामात्य, ये घोषणा राज्य के सभी प्रांतों में निश्चित रूप से करवा दी जाए, शीघ्र, अति शीघ्र। निश्चिंत रहिए महामहिम, ये घोषणा पत्र मैं स्वयं हर प्रांत में लेकर जाऊंगा। केवल इतना बता दीजिए कि सर्वप्रथम मुझे किस प्रांत में जाना है। पारसपुरा। तो ये है पारसपुरा प्रांत। हाँ, और वो नगर के ठीक मध्य में प्रांत प्रमुख जगत जला का भवन। इतनी चहल पहल, प्रतीत हो रहा है कि इस गांव में कोई उत्सव की तैयारियां चल रही है। आचार्य, इस प्रांत में तो प्रजा से अधिक सैन्य बल दिख रहा है। यहाँ आश्रय लेना अत्यंत ही कठिन होगा। इसीलिए तो इस स्थान का चयन किया। यदि हमें सुरक्षित रहना है तो हमें जगत जला के भवन में आश्रय लेना होगा। क्या? किंतु हम ये कैसे करेंगे आचार्य? मेरे पास एक योजना है।
क्षमा करे भद्र। आचार्य, आपने उस दास को जानबूझकर धक्का दिया, पर क्यों? इसके लिए ये एक विशेष पहचान चिन्ह है जो जगतजला के सभी कर्मचारियों के पास रहता है। उसके सभी स्थायी सेवक और सेविकाएं इसी पहचान चिन्ह की सहायता से ही उसके भवन में प्रवेश करते हैं। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, इस पहचान चिन्ह को प्राप्त करना, क्योंकि केवल यही पहचान चिन्ह हमें धनानंद और उसके सैनिकों से सुरक्षित रख सकता है। ये बनेगा अब हमारी ढाल। भद्र, आप इसे ढूंढ रहे हैं? जी। प्रतीत होता है मार्ग में वहां गिर गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका महोदय। सुनिए, ये सारे प्रबंध किस उपलक्ष्य में हो रहे हैं? वो क्या है ना, हम यात्री हैं और एक छोटे से गांव बरसाला से आए हैं। हमने जीवन में कभी इतना भव्य उत्सव नहीं देखा। अरे, आज बहुत ही रोमांचक दिन है। हमारे नगर प्रमुख जगतजला जी के पुत्र मार्तंड और नगर के अन्य मुखियाओं के पुत्रों के बीच एक बहुत ही विशेष और जटिल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये सारा प्रबंध उसी के लिए है। अच्छा, मुझे देर हो रही है। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? जगतजला के पुत्र मार्तंड को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। किंतु यदि वो वास्तव में इतना श्रेष्ठ है तो उसे प्रमाणित करने के लिए उसके पिता को इतना भव्य समारोह क्यों आयोजन करना पड़ रहा है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जो सत्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। शक्ति प्रदर्शन केवल वही करते हैं जिन्हें स्वयं अपनी शक्ति पर संदेह होता है। जगतजला अपने दुर्बल पुत्र मार्तंड को संपूर्ण नगर के समक्ष सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करके यह प्रमाणित करना चाहता है कि उसका पुत्र उसके स्थान पर नगर प्रमुख बनने के लिए पूर्णतः योग्य हो चुका है। ऐसे नहीं, तलवार ऐसे उठाते हैं, सीधा सीधा पकड़ो, ऊपर उठाओ, सीधा ऊपर उठाओ, सीधा पकड़ो। अपनी कलाइयों को झुकाओ नहीं, कलाइयों को सीधा रखो। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। तुम्हारे कारण आसपास के गांव के मुखिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे ललकारने लगे हैं। उनका मानना है कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने के योग्य ही नहीं हो। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी के पुत्र को परास्त करके उन्हें मान कर दो, सदा सदा के लिए मर रहे। ये केवल तुम्हारे नहीं, मेरे भी सम्मान का प्रश्न है। किसी भी मूल्य पर तुम्हें जीतना होगा, अन्यथा तुम जानते हो मैं तुम्हारी क्या दुर्दशा करूंगा। आप चिंता ना कीजिए पिताश्री, मैं विफल नहीं होऊंगा। यही बात पूरे विश्वास के साथ कहो कि पिताश्री मैं जीतूंगा। पिताश्री, मैं ही जीतूंगा। और आत्मविश्वास के साथ। पिताश्री, मैं अवश्य जीतूंगा। आर्य,
आपने कहा तो सही वो जीतेगा, अब रहने भी दीजिए। आगे से अपना स्थान याद रखना मूर्ख स्त्री। एक प्रांत प्रमुख और उसके उत्तराधिकारी के मध्य बोलने का दुस्साहस फिर कभी ना करना। देखो मार्तंड, ये तुम्हारे लिए अंतिम अवसर है। ये प्रतियोगिता हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। तुम्हें जगत जला के पुत्र मार्तंड को इस प्रतियोगिता में किसी भी तरह विजयी बनाना होगा। यदि एक बार तुमने ऐसा कर दिया तो फिर जगत जला के भवन के द्वार हमारे लिए स्वतः खुल जाएंगे। इस घोषणा से मगध के द्वार चाणक्य चंद्रगुप्त के लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। कोई उन्हें आश्रय नहीं देगा। कदाचित तो जगत जला को इस अमर्त्य राक्षस के आने की सूचना मिल गई होगी। जी अमात्य, वैसे आपको सूचित कर दूं कि आप अत्यंत शुभ दिन पर पारसपुरा पधार रहे हैं। आज नगर प्रमुख ने अपने पुत्र के शक्ति प्रदर्शन के लिए एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है। चलो। ये है पारसपुरा के जमींदार जगत जला और ये उनके अनुज दुर्गम डागा। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पद और मान के स्तर पर मैं बहुत ऊंचा हूं। पारसपुरा को मिलाकर पूरे 40 गांव मेरे अधीन हैं। किंतु फिर भी मैंने निष्पक्षता से अपना कर्तव्य निभाया है, बिल्कुल अपने महान सम्राट धनानंद की भांति। और मैं चाहता हूं कि इस समूह को एक श्रेष्ठ अधिकारी मिले, क्योंकि मैं अपने अधीन 40 गांवों के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहता। इसलिए जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पारसपुरा का प्रधान प्रमुख घोषित किया जाएगा। इसे कहते हैं मूर्खता। अपने अहंकार में आकर स्वयं अपने पैरों पे एक कुल्हाड़ी मार रहा है। मेरे विचारों से इस समय इन्हें उत्तराधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक सलाहकार की अधिक आवश्यकता है, ताकि उनके परामर्श पर यह ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य न कर सके। ये जानते हुए भी इनका बेटा अयोग्य है, फिर ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे एक राजनीतिक सलाहकार की आवश्यकता है? क्योंकि मेरा पुत्र प्रतियोगिता में हार जाएगा। चौंको मत, जगत जला के कान बहुत तेज हैं, पूरे जगत की सरसराहट को सुन सकता है। अब तुम देखोगे कि मेरे पुत्र मार्तंड के समक्ष तुम्हारा पुत्र पशुपाल कितनी देर टिक सकेगा। अवश्य भद्र। आचार्य, आप मौन रहो। यदि मैंने अभी सलाहकार बनने का प्रयास किया तो संदेह के घेरे में आ जाऊंगा। यदि यही कार्य करना है तो इसके लिए कोई युक्ति लगानी होगी। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लूंगा। चंद्रगुप्त मार्तंड के माध्यम से प्रवेश चिन्ह प्राप्त कर ही लेगा। मैंने महारानी को भी जगत जला के भवन की ओर भेजा है सूचना एकत्र करने के लिए। वो अवश्य ही कोई ना कोई दुर्बल कड़ी निकालकर प्रवेश का मार्ग ढूंढ लेंगे। शेष बचे तुम और स्थूल। आचार्य, मुझे अश्वों के विषय में बहुत ज्ञान है। कदाचित मैं शाही अस्तबल के माध्यम से भवन में प्रवेश कर ले सकूं। उत्तम, तो चलो अस्तबल चलते हैं।
प्रतियोगिता का समय भी हो रहा है। कुमार, इसमें प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री है और इसमें जल है। मेरा दास कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है तुम्हारी पराजय के भय से भाग गया हो। और अब सामने आ रहे हैं प्रतियोगिता के प्रथम प्रतिभागी जो अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चलता हूँ मार्तंड, कदाचित मेरे पश्चात तुम्हें शक्ति प्रदर्शन का अवसर ही ना मिले। क्या हुआ मार्तंड, तुम्हारा दास नहीं है? प्रतीत होता है कि तुम्हें अपना झोला स्वयं उठाना होगा। अब उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उत्तम प्रस्ताव है। मेरा सेवक बनकर मेरा झोला उठाओ, कम से कम प्रतियोगिता देख तो सकोगे। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं पशुपाल। चलो, अब जीतने के पश्चात भेंट होगी। चलता हूं। प्रतियोगिता के अगले प्रतियोगी हैं मुखिया जगत जाला जी के सुपुत्र मार्तंड। ये मार्तंड कहाँ रह गया? अपना झोला स्वयं क्यों उठा रखा है इसने? 40 गांव तो दूर की बात, अपने दास पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी नहीं है इसमें। क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। कौन हो तुम? और मेरा दास कहाँ है? समझ लीजिए कि आज के दिन मैं ही आपका दास हूँ। किंतु मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। फिर ये प्रतियोगिता के पश्चात हमें एक दूसरे को जानने और पहचानने का बहुत समय मिलेगा स्वामी, किंतु इस समय आपको केवल प्रतियोगिता की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रतियोगिता के नियमों से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रत्येक प्रतियोगी को 3 पड़ाव पार करने होंगे और प्रत्येक पड़ाव पर उन्हें एक पताका लेनी होगी जो विभिन्न स्थानों पर फहरा रही होगी। पहले पड़ाव में इन्हें खेत पार करना होगा जहां जौकें होंगी। पहली विजय पताका इन्हें वहां मिलेगी। और दूसरे पड़ाव में एक गहरे दलदल को पार करना होगा। उस पर लगी रस्सी के साथ लटककर उस गहरे दलदल के उस ओर दूसरी विजय पताका होगी। और तीसरे और अंतिम पड़ाव में होगी रथ दौड़, जिसके अंत में मिलेगी अंतिम विजय पताका। और जो प्रतियोगी तीनों पताकाओं के साथ सर्वप्रथम अंतिम छोर तक पहुंचेगा वही होगा विजेता। बस तीनों पताकाओं को लाओ और यहां लगाओ। जो ये सब पहले करेगा वही जीतेगा। जाओ, विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! विजय भव! प्रतिस्पर्धा की प्रथम स्पर्धा का आरंभ किया जाए। स्वामी, यदि आप इस गति से आगे बढ़ेंगे तो आप तो प्रतियोगिता हार जाएंगे। देखिए, शेष सभी प्रतियोगी कितने आगे पहुंच चुके हैं। तुम मुझे भयभीत मत करो, मैं इससे अधिक तीव्रता से आगे नहीं चल सकता हूँ। आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे दास, तुम ये क्या कर रहे हो?
लीचे तुम्हारा रक्त पी जाएगी। हम उन्हें ये करने का समय नहीं देंगे। सावधान। मुझे किसी भी तरह मार्तंड के लिए ये प्रतिस्पर्धा जीतनी होगी। इसी विजय पर निर्धारित है धनानंद के विरुद्ध हमारे अभियान की सफलता। कोई सूचना मिली? जी आचार्य, जगत जला भी धनानंद की तरह दुष्ट और क्रूर है। अपनी पत्नी को मारता है। उसकी पत्नी बेचारी असहाय है। ऐसा कोई नहीं है जो उसको सहायता दे सके या उसको सहानुभूति दे सके। उत्तम। अर्थात आपको उसके भवन में प्रवेश करने की दुर्बल कड़ी मिल गई। जी, आशा करती हूँ कि चंद्र भी ठीक है। ये प्रतियोगिता सरल नहीं होगी। दास, तुम ये छोटे मार्ग से क्यों जा रहे हो? ये मार्ग बड़े मार्ग से भी कठिन है। इसमें लीचे भी अधिक हैं। स्वामी, आप मेरी चिंता न करें। हम इस कठिन मार्ग से भी ये पड़ाव सर्वप्रथम पार कर लेंगे। मेरे लिए इतनी पीड़ा, परंतु क्यों दास? ताकि मैं आपको विजय होते हुए देख सकूं स्वामी। प्रणाम जमींदार जी। प्रथम पड़ाव के संदर्भ में सूचना आई है, आपके पुत्र मार्तंड ने जोंको संयुक्त खेत सर्वप्रथम पार किया है और अब वो अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या? अब ये कलगी कहाँ रह गई है? उसे यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। उसके बिना यहाँ बैठना मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आखिर प्रधान प्रमुख हूं मैं। दुर्गम दगा, जाओ ढूंढो उसे। कहाँ रहेगी वो? कदाचित एक थप्पड़ से उसकी मति नहीं संभलेगी। प्रतियोगिता के बाद उसे उचित सीख देनी होगी। प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी है देवी। स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्रता करें, नहीं तो वो आप पर क्रोधित हो जाएंगे। जानती हो सिरसा, तुम्हारे स्वामी को हमारी प्रतीक्षा करना भी अपना अपमान प्रतीत होता है। किंतु हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इस निशान के साथ सभी अतिथियों के सम्मुख जाएंगे तो वो उसे भी अपना अपमान समझेंगे, उसे भी अपने अपमान का विषय बना लेंगे। क्या करूं मैं? वैद्य के सभी बताए हुए लेप लगा चुकी हूँ, लेकिन ये निशान जा ही नहीं रहा। देवी, ये लीजिए, ये एक विशेष लेप है। कदाचित आपके काम आ जाए। तुम हो कौन? मैं केवल एक साधारण स्त्री हूं।
जो दूसरी स्त्री की पीड़ा को समझती है। भाभी, अपने पति के पास बैठकर प्रतियोगिता का आनंद लेने के स्थान पर आप यहां श्रृंगार कर रही है। वैसे आपकी आयु नहीं श्रृंगार करने की। स्वयं से इतना अधिक प्रेम आपको शोभा नहीं देता। और वैसे हम पुरुषों के पास इतना समय नहीं होता जो स्त्री का सौंदर्य देखते रहे। इससे अधिक और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिसे हमें पूर्ण करना होता है। चलिए शीघ्र। अद्भुत। कौन है ये अप्सरा? और इसके गले में सेवक चिन्ह भी नहीं है। सुरक्षा हेतु जांच करनी होगी। ये हमारी विशेष सेविका हैं। ये देखिए। चलो दासी। मुझे इस हवेली में प्रवेश मिल गया है चंद्र। आशा करती हूँ कि तुम्हें और शेष सभी को शीघ्र ही ये चिन्ह प्राप्त हो जाए। शीघ्र कीजिए स्वामी, हम सबसे आगे। बस आप इस रस्सी से लटक कर इस पड़ाव को पार कर लीजिए और ले लीजिए वो पताका। नहीं दास, मैं इस रस्सी से लटकने में असमर्थ हूं। किंतु तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे कारण बहुत आगे तक आ गए हैं। मैं इस पड़ाव को तो चलकर भी पार कर लूंगा और उस पताके को हासिल कर लूंगा। रुक जाए स्वामी, वो मिट्टी नहीं, दलदल है। दास, मुझे बाहर निकालो। स्वामी आप शांत हो जाइए और स्थिर हो जाइए। जितना आप हिलेंगे उतना इस दलदल में धंसते जाएंगे। बेचारा मार्तंड, मुखिया बनने चला था। साधारण मिट्टी और दलदल के मध्य का अंतर तो पता नहीं। मनुष्य के बीच का अंतर कैसे समझ पाएगा? दास, दास कुछ करो, मुझे बाहर निकालो दास। सुनो दास, मैं इस प्रतियोगिता में और नहीं रह पाऊंगा। तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लौट जाओ, मैं यहीं रहकर मेरे पिताश्री की प्रतीक्षा करूंगा। वो आएंगे और मुझे घर ले जाकर दंड देंगे, किंतु तुम लौट जाओ, मैं इसी के योग्य हूँ। मैं हार गया दास। स्वामी, हार गिरने से नहीं होती है, प्रयास ना करने से होती है। आप शांत रहिए, मैं आता हूँ और आपको शीघ्र यहाँ से बाहर निकालता हूँ। किंतु हमें वो पूर्ण करना ही होगा जो हमने आरंभ किया है। फिर रहिए, मैं अभी आता हूँ। स्वामी, मुझे अपना हाथ दीजिए।
साथ दीजिए स्वामी, प्रयास कीजिए। धन्यवाद दास। धन्यवाद विजय के पश्चात, और विजय के लिए भी बहुत परिश्रम करना शेष है। शीघ्र करें, हमें भी रथ दौड़ के लिए भी जाना है। चलिए। आइए स्वामी। जाइए स्वामी, और शीघ्र वो पताका ले लीजिए। जाइए, शीघ्र जाइए। अरे मेरे रथ का दूसरा अश्व कहाँ गया? अब हम रथ दौड़ में कैसे भाग लेंगे? अरे मूर्ख लड़के, पकड़ो इसे, वश में करो। जमींदार जी के पुत्र मार्तंड हमारी राह देखते होंगे, शीघ्र करो। इंद्रजलिक, ये जड़ी लो और जाकर उस अश्व को दे दो, शांत हो जाएगा। परंतु स्मरण रहे, 2 पत्ती से अधिक मत देना। जी आचार्य। जाओ। ये क्या हुआ? इस मूर्ख बालक ने अश्व को गलत समय पर भोजन खिला दिया, तब से ये अनियंत्रित हो गया, और ये बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला अश्व है। जमींदार जी के पुत्र इस अश्व की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसका नियंत्रण में आना अति आवश्यक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक कार्य कीजिए ना, ये धतूरा इसको खिला दीजिए, ये तुरंत ही शांत हो जाएगा। अवश्य लीजिए। क्या है ये? अश्व धतूरा खाएगा? अब खिलाइए तो सही श्रीमान। बालक इधर आओ। केवल 2 पत्ते खिलाना, 2 पत्ते। अद्भुत, चमत्कार। मुझे तुम्हारे जैसे ही ज्ञानी और दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता थी। क्या तुम हमारे लिए कार्य करोगे? कार्य ही तो खोज रहा हूं श्रीमान। आज से तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। धन्यवाद। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है चंद्रगुप्त। ये सारी बातें बाद में, इस अश्व का कहीं और होना अति आवश्यक है ना? हाँ हाँ लड़के, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस अश्व को प्रतियोगिता के तीसरे पड़ाव के स्थान पर ले जाओ। शीघ्र जाइए, शीघ्र। अब तो कम से कम अपना नाम बता दो। तुम्हें ये दास बुलाकर अच्छा नहीं लगता है मुझे। आप मुझे अर्जुन कहकर पुकार सकते हैं, किंतु चलिए अब हमें इस दौड़ को भी जीतना होगा। ये तीनों तो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। अब हम लोग कैसे जीतेंगे? मेरे रहते हुए आप निश्चिंत रहिए स्वामी। आगे बढ़िए स्वामी, जीत आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपना आभार कैसे व्यक्त करूं। मेरे पास तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त शब्द भी नहीं है अर्जुन। वो सब आप छोड़िए स्वामी, आगे बढ़िए।
प्रतीत होता है कि माँ और इंद्र ने इस भवन में अपना अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, अर्थात हम आधा युद्ध जीत चुके हैं। भाग्य भी हमारे विश्वास का साथ दे रहा है। अब तुम हमें इस युद्ध में नहीं रोक सकते धनानंद। पुत्र, अब हम तीनों के अतिरिक्त यहां और कोई नहीं है। अब मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तुम्हारी क्षमता और सामर्थ्य भी मुझसे छुपी नहीं है। आज की तुम्हारी जीत के पीछे कौन था? उत्तर दो। मैंने कहा उत्तर दो। वो मेरा दास, उसी की सहायता से मैं विजयी हुआ हूँ। दास? जी पिताश्री, मैं उसका आपसे परिचय करवाने ही वाला था। परिचय के लिए उसका तुम्हारे साथ होना आवश्यक है, मूर्ख। कहां है वो दास? कौन हो तुम? इससे पूर्व तुम्हें पारसपुरा में कभी देखा नहीं मैंने। मैं पारसपुरा के प्रत्येक नागरिक से भली भांति परिचित हूं। तो नाम क्या है तुम्हारा? कहां से आए हो? क्या करते हो? और मेरे पुत्र को प्रतियोगिता में जिताने के पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? वर्ण और जाति क्या है तुम्हारी? ईश्वर जाति और वर्ण देखकर प्रतिभा का वरदान नहीं देता। और ना ही कोई महान व्यक्ति प्रतिभा को देखकर प्रश्न करता है। दोनों ही, भगवान भी और महान व्यक्ति भी, प्रतिभाशाली व्यक्ति की ओर उदारता दर्शाते हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? हो गया। यही श्रीमान की दक्षता और कौशल जाति या वर्ण नहीं देखते, और ना ही प्रतिभा परिवार या वंश देखती है। ये तो वो उपहार है जिसे ईश्वर देता है, और व्यक्ति इन उपहारों के साथ ही जन्म लेता है इस संसार में, बिना ये जाने कि वो कौन है और क्या है। केवल व्यक्ति के कर्म, उसकी योग्यता और उसकी दक्षता ही व्यक्ति का वास्तविक परिचय होती है। शेष सब व्यर्थ है। ये अचानक से कितने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। पारसपुरा पहुंचने में और कितना समय लगेगा? बस 1 पहर के भीतर ही पहुंच जाएंगे अमात्य। शीघ्र चलो, समय बहुत कम है हमारे पास।